हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल क्लास 12 का जो वीकली टेस्ट हो रहा है। आज उस वीकली टेस्ट का हम लोग जो है वो बिजनेस स्टडी का एक क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली ये जो एग्जाम है वो 9 सितंबर को हुआ था, ठीक है। अगर आप एग्जाम के लिए मोर देन 90% या 90% का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेक का जो भी वीकली टेस्ट हो रहा है, हर सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट का एक एक क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड में आपका 90% क्वेश्चन जो है वो वीकली टेस्ट के बेस पे पूछा जाएगा। 100% पूछा जाएगा 90% क्वेश्चन। तो अगर आप मोर देन 90% या 90% का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीकली टेस्ट का जो है वो एक एक क्वेश्चन को जरूर करोगे, ठीक है। ये बिजनेस स्टडी है, इसके अलावा अकाउंटेंसी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, उन सब का वीडियो अपलोडेड किया जा चुका है और किया जा रहा है। और एग्जाम से पहले आपका जो है वो सारे सब्जेक्ट का एक एक वीकली टेस्ट मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप उन सारे वीडियो को नहीं देखें तो उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक एक वीकली टेस्ट को जरूर कर लेना, ठीक है। और मैं सिर्फ आप लोगों को वीकली टेस्ट का क्वेश्चन ही नहीं करवाऊंगा, बल्कि उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको भी नोट्स में लिखवाऊंगा, ताकि आपका एग्जाम से पहले बेटर तरीके से जो है वो प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बीएमटी कोई भी सब्जेक्ट अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो उन सबका वीडियो अपलोडेड है। आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चैप्टर को जो है 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई क्या, बिजनेस स्टडी के बारे में, ठीक है। चलो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमको इसका कलर चेंज कर लेने दो, हाँ ठीक है। चलो, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, अच्छा से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन, छोड़ो यार इसको, इंग्लिश इसको रेडी रहने दो। हाँ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि नियोजन प्रबंध का चरण है, द प्लानिंग इज द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो हम सबको पता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि बिजनेस स्टडी में जो पहला चैप्टर आता है मैनेजमेंट यानी प्रबंध, हमको पता है प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, यानी देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला नियोजन यानी कि प्लानिंग, दूसरा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, चौथा होता है निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग, और पांचवा होता है हम लोगों का नियंत्रण यानी कि प्लानिंग। तो ये 5 जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, इनमें सबसे पहला कार्य आता है प्लानिंग। प्लानिंग इज ए फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपको याद रखना है, नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसी को मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, आया समझ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है एक अच्छी नियोजन होती है, ए गुड प्लान इज, एक गुड प्लान क्या होता है? तो प्लान जो है, प्लानिंग बेसिकली बोल रहा है, तो प्लानिंग जो है ये प्राइमरी फंक्शन है। तो एक प्लानिंग को इस तरीके से होना चाहिए जो बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग वाला हो, यानी नियोजन इस तरीके से किया जाना चाहिए जिसमें बहुत ही कम समय लगे, जो बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग वाला हो, और जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लोचपूर्ण, यानी कि नियोजन को जो है वो समय के हिसाब से बदला जा सके। अगर एक प्लानिंग किए और उस प्लानिंग को हम अपने हिसाब से जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, प्लानिंग इस तरीके से होना चाहिए। जैसे मान लो कि सपोज कर लो कि हम लोग आज प्लानिंग किए, आप आज प्लानिंग किए कि सपोज आप जो है वो घूमने जाओगे, आप प्लानिंग किए, लेकिन सडनली क्या हुआ, मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हुआ, या तो फिर सपोज कर लो घर में कोई बीमार पड़ गया, जिसके वजह से जो है अब आपको घूमने जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप अपने प्लानिंग को जो है वो चेंज कर सकते हो। तो प्लानिंग इस तरीके से किया जाना चाहिए जो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, जो लोचपूर्ण हो, जिसे आप समय के हिसाब से बदल सको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोचपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे कि सर तो फिर ए और सी क्यों नहीं होगा? ए का मतलब होता है, देखो भाई, खर्चीला। ए का मतलब क्या होता है? खर्चीला। इसका मतलब है एक्सपेंसिव। अगर मान लो प्लानिंग बहुत ही ज्यादा खर्चीला होगा तो इससे आपका खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चीला होना नहीं चाहिए। बी नंबर पे बोल रहे हैं रिडिग। रिडिग मतलब कठोर, कठोर भी जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल बिकॉज यू कैन चेंज इट। एक नियोजन जो होता है वो लोचपूर्ण होना चाहिए, जिसे आप अपने आवश्यकता अनुसार उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, 3 पे बोल रहा गया है नियोजन इज, या सॉरी नियोजन है यानी प्लानिंग इज। तो अभी हम लोग जाने प्लानिंग क्या है भाई, नेसेसरी है यानी कि आवश्यक है, प्लानिंग करना होगा। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका जो भी उद्देश्य है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाओगे। बिजनेस में हर किसी का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, व्यवसाय में हर कोई लाभ कमाना चाहता है, और लाभ कमाने के लिए ये जरूरी है कि एक अच्छा प्लानिंग हो, यानी प्लानिंग करना नेसेसरी है, चाहिए ही चाहिए। आए समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है नियोजन प्रबंध का कार्य है,
वर्क ऑफ प्लानिंग इज मैनेजमेंट ऑफ। तो ऑप्शन ए बोल रहा है हेल्पफुल, ऑप्शन बी बोल रहा है प्राइमरी यानी प्राथमिक, ऑप्शन सी बोल रहा है ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल, ऐच्छिक मतलब आप प्लानिंग कर भी सकते हो और नहीं भी, ऑप्शन डी पे बोल रहा है अननेसेसरी। तो भाई हम अभी बताएं कि प्लानिंग करना जो है वो एकदम नेसेसरी है, और प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। कौन सा कार्य होता है? प्राथमिक कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है यहां पे संगठन संरचना के कितने प्ररूप होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो हम आपको पढ़ाएंगे, हम बस अभी थोड़ा समझा दे रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है हम लोगों का डिविजिबल और दूसरा होता है हम लोगों का फंक्शनल। यानी ये जो संगठन का संरचना जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है विभागीय और एक होता है कार्यात्मक। दो तरीके का होता है, विभागीय यानी कि डिविजनल और दूसरा होता है कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल। ठीक है, तो संगठन संरचना कितने तरीके का होता है भाई? दो तरीके का होता है। अगर आपको क्वेश्चन में यह पूछता कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स स्ट्रक्चर नहीं टाइप्स पूछता यानी संगठन के प्रकार, तब उस समय दो तरीके के संगठन होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपको आगे पूछेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भरार्पण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। अब सबसे पहले यह समझ लो कि ये जो वर्ड बोल रहा है हम लोगों को यहाँ पे डेलीगेशन, इस डेलीगेशन यानी ये भरार्पण का मतलब क्या है? भरार्पण का मतलब होता है भार का अर्पण करना। यानी सिंपल सा बात है, सपोज कर लो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं, सपोज कर लो हम, या आप सपोज कर लो ये आप हो। क्या हो भाई? ये आप हो। और आप एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो? मैनेजर हो। आप एक प्रबंधक हो। आप क्या हो? एक प्रबंधक हो, एक मैनेजर हो। अब सपोज कर लो कि आपके ऊपर जो है वो काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप अकेला जो है उस काम को नहीं कर सकते हो। तो उस समय में जब आपके पास काम करने का जो अधिकार है, आपके पास काम करने का क्या है भाई? अधिकार है, आपके पास कुछ राइट्स है। तो आपके पास जो अधिकार है, अधिकार को बेसिकली बोला जाता है अथॉरिटी। तो आपके पास जो कार्य करने का अधिकार है, जो अथॉरिटी है, अकेला आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो उस काम को करने का अथॉरिटी यानी उस काम करने का अधिकार आप किसी दूसरे को भी दे दोगे, ताकि आप भी काम करो और वो भी काम करे। इससे आपका जो काम है, ऑब्जेक्टिव है, वो जल्दी पूरा हो जाए। तो जब कोई पर्सन जिसके पास कोई अथॉरिटी है, जब वो अथॉरिटी किसी दूसरे पर्सन को देता है कि मेरे बदले तुम काम करो, तो इसी को बोला जाता है डेलीगेशन यानी भार का अर्पण। अपने कार्य का भार जो है वो दूसरे को देना, अपना जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी दूसरे को देना। ठीक है, तो यहां पे वो बोल रहा है कि डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, भरार्पण किया जाता है अधिकारों का। ठीक है, अथॉरिटी का जो है वो भरार्पण कर सकते हैं। ऑप्शन बी उत्तरदायित्व, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप डेलीगेशन नहीं कर सकते हो। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे के ऊपर आप नहीं थोप सकते हो। अपने जवाबदेही, अपने अकाउंटेबिलिटी को आप दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते हो कि इसका जवाब तुमको देना है। नहीं, आपके पास जो राइट्स है आप उस राइट्स को दूसरे को दे सकते हो। ठीक है, तो अथॉरिटी कैन, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, कि इज इट क्लियर? ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन पे संगठन में पक्षपात नहीं होता, देयर इज नो फेवरिटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। हम अभी अभी आप लोगों को बताए थे ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। हम पूरा डिटेल्ड में इसको जो है, जब आप लोगों को प्लानिंग के बाद जो सेकेंड चैप्टर होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम अभी कुछ दिन में आपको डिटेल्ड में इसका पूरा थ्योरी जो है वो समझा देंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए राहुल कॉमर्स एकेडमी ज्वाइन कर लेना। और 12th का स्टूडेंट के लिए स्पेशली एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं। उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। तो आप उन 12th के स्टूडेंट से हेल्प लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए, मुझसे सवाल पूछने के लिए आप उस चैनल, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देंगे, डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट उसमें है और उन सबको जो है उससे बेनिफिट हो रहा है। तो यहां पे बोल रहा है संगठन में पक्षपात नहीं होता, देयर इज नो फेवरिटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औपचारिक संगठन में किसी भी तरीके का फेवरेटिज्म नहीं होता। जो जैसा काम करेगा उसको उसके काम से जाना जाएगा। फेवरेटिज्म जैसा यहां पे कुछ नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यहां पे संगठन स्वतः निर्मित हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप बन जाता है? तो ये है अनौपचारिक संगठन यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने आप बन जाता है। इसमें बहुत ज्यादा रूमर्स होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इस ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन पे, अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होता है देयर इन केयर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, अनौपचारिक संगठन जो होता है, उसमें कभी जो अधिकार होता है वो केंद्रीकृत होता है, यानी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। कभी कभी अधिकार जो होता है जो विकेंद्रीकृत हो जाता है, सबको ही होता है। तो कभी कभी कोई भी किसी को ऑर्डर दे देता है, कोई भी कुछ भी काम करने लगता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सत्ता का प्रवाह जो है इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है बड़े आकार वाले उपकरण में भरारपण होता है इन लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन इज। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, इसका मतलब है काम बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर काम बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, आप अकेला नहीं कर सकते हो, यानी डेलीगेशन करना अनिवार्य होगा, नेसेसरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। संगठन प्रक्रिया के कदम है ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। ध्यान से समझना, ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो 8 स्टेप होता है। कौन कौन? हम थ्योरी पढ़ाते समय इसको बताएंगे, अभी बस याद रखना ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप जो होता है वो 8 होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि कुंटज और ओडेनोल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने कदम है, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कुंटज एंड ओडेनोल हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कुंटज एंड ओडेनोल जो है उसका आंसर होगा 7। ठीक है, ओवरऑल पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टेप 8 होता है, लेकिन कुंटज एंड ओडेनोल के रिगार्डिंग कितना होता है? 7 होता है, याद रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाने का काम कौन करता है? तो 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का काम जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, यही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है कौन सा संगठन नियोजित होता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेन्ड। तो भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन जो होता है वो प्लेन्ड होता है, और इसमें हर काम जो होता है वो प्लानिंग के हिसाब से ही किया जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है 14 नंबर पे उत्पादन के आधार पर किस संगठन संरचना का निर्माण होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रोडक्ट विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो याद रखना प्रोडक्शन इज ए फंक्शन, हम आप लोगों को पहले भी पढ़ाते थे, प्रोडक्शन क्या है? फंक्शन है। प्रोडक्शन इज ए फंक्शन, उत्पादन एक कार्य है, उत्पादन एक कार्य है, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन। तो ऑप्शन में देखो फंक्शन लिखा है, तो प्रोडक्शन जो है वो फंक्शनल काम होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन है और खत्म। बोल रहा है अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ। किस चीज का अथॉरिटी जो है वो दूसरों को नहीं दिया जा सकता है? तो सीक्रेट वर्क, जो गोपनीय कार्य है, जो सीक्रेट वर्क है, आप उसको करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते हो। सीक्रेट वर्क हम लोग खुद करते हैं। ठीक है, मेरा प्राइवेट काम है, सीक्रेट वर्क है, हम क्यों वो दूसरों को करवाएंगे? प्राइवेट वर्क है, हम खुद करेंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है अफवाह को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझाइए। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेज रूमर्स इज कॉल्ड। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा अफवाह फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन में सबसे ज्यादा अफवाह फैलता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज बेस्ट है वो औपचारिक है, जो चीज बेस्ट नहीं है वो अनौपचारिक है, जो चीज बेस्ट है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो चीज बेस्ट नहीं है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आया समझ में? इसके तुरंत बाद ही जो है वो बाकी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दे रहे हैं। एक एक चीज को अच्छा से देख देख के नोट डाउन करना, क्योंकि अगर एग्जाम में 90% का सपना देखे हैं तो उसके लिए आपको वीकली टेस्ट करना पड़ेगा, अनडाउटेडली करना पड़ेगा और करना ही होगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।